अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा। कहते हैं मुद्दतों पहले, सदियों पहले उर्दू के मशहूर शायर मीर तकी मीर जब लखनऊ में एक मुशायरे के लिए पहुंचे तो वहां उन्होंने अपनी रेख्ता कुछ ऐसे पढ़ी जब उन्होंने उसमें कहा क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे जहां मुंतखब ही रोजगार के, उसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उस उजड़े दयार के। दिस इज हाउ आई फील। जब मुझे बहुत से लोग यहाँ पे पूछते हैं यार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, दिस इज हाउ आई फील। ये मीर तकी मीर ने ये मुशायरा एक था लखनऊ में, लखनऊ इज इन द वेस्ट ऑफ दिल्ली। उस वक्त उन्होंने, फिर कभी इसकी दोबारा भी बात करेंगे। देखते हैं जो की डेवलपमेंट्स क्या हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे अंदाजन हो चुके हैं पिछले व्लॉग को, उसके बाद से जो की डेवलपमेंट्स क्या हुई। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट वो है जहां पाकिस्तान की सो कॉल्ड नेशनल असेंबली ने एक करारदाद पास की। ये गलबन दूसरी करारदाद है, पहले भी एक रेजोल्यूशन आई थी, अभी दूसरी रेजोल्यूशन है जिसका एक दिन पहले बता दिया गया था, मैंने भी आपको व्लॉग में बताया था। और इस करारदाद में सुप्रीम कोर्ट के जो तीन मेंबरान का जस्टिस का डिसीजन है रिगार्डिंग द इलेक्शन, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और वजीर आजम पाकिस्तान को कहा है कि आप इसे, यानी शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि आप इसे इम्प्लीमेंट ना करें। यानी शहबाज शरीफ साहब ने करवाया है सेशन, शहबाज शरीफ साहब की ज़रूरत के लिए सेशन हुआ है, और शहबाज शरीफ साहब ने उस सेशन के जरिए अपने आप को ये हुक्म दिलाया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करना। इसकी बहुत सी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि फैसला जो कुछ भी किया जा रहा है नेशनल असेंबली के अंदर, ये इतना अनोखा और इतना दिलचस्प और इतना मजे का क्यों है, और इसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है। दूसरी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट वो है जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब कश्मीर में, मकबूजा जम्मू और कश्मीर और आज़ाद कश्मीर का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पहुंचते हैं, जहां उनको ब्रीफिंग दी जाती है, खतरात और रेडीनेस एंड प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताया जाता है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। कल के दिन में प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है, एनएससी, उसकी मीटिंग हो रही है, जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया है कि इसके जरिए पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी की सिचुएशन का एक्सक्यूज बनाने की कोशिश की जा रही है, और अफवाज पाकिस्तान को, लोगों को आमने सामने लाके खड़ा करने की एक साजिश या एक कोशिश जो है की जा रही है। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और इससे पहले साबिक वजीर अली अमीन गंडापुर जो है, उन्हें एक केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अली अमीन गंडापुर और उनके वकला ये कहते हैं कि अभी तक पता ही नहीं है कि किस चीज़ में गिरफ्तार किया है, क्योंकि जितने भी पिछली एफआईआर थी उसमें वो अपनी बेल करा चुके थे, और उनको अदालत के अहाते से ही, कोर्ट के अंदर से ही उनको गिरफ्तार किया गया। और डीपीओ बजत थे कि मेरी नौकरी का, मेरे मुस्तकबिल का सवाल है इनको गिरफ्तार करना। और डॉन में एक स्टोरी लगी कि असद कैसर साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में ये कहा है कि हम वन टाइम अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं, 90 दिन की मोहलत को, मुद्दत को खत्म करने के लिए, अगर जनरल इलेक्शन की बात हो सके। और उसके बाद वो बहुत से और टेलीविजन चैनल में भी गए हैं, और वहां पर भी तकरीबन मोर लेस ये कह रहे हैं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सो लेट्स लुक एट दीज डेवलपमेंट्स वन बाय वन। सबसे पहले तो नेशनल असेंबली का जो सेशन है, ये मतवक्को था, एक दिन पहले इसका ऐलान कर दिया गया था, इसने यही करना था। लेकिन इसने खाली ये नहीं किया कि 3 मेंबर बेंच के डिसीजन को रद्द कर दिया है, या जो ज्यादा मजे की बात की है कि प्राइम मिनिस्टर को हुक्म दिया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर है उसको आपने इंप्लीमेंट बिल्कुल नहीं करना। और उसके बाद इस नेशनल असेंबली की करारदाद जो है, जैसे खालिद मकसी साहब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हैं, बलूचिस्तान से हैं, माइनॉरिटी पार्टी से हैं, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया, उन्होंने इसको पढ़ के सुनाया। और इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है, यानी आप यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि आप छोटे सूबों को, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सामने रखें और ये कहें कि हम पंजाबी जजेस का जो फैसला है, हम तो पंजाब की बालादस्ती, पंजाब की हेजेमनी के खिलाफ जो है हम पोजीशन ले रहे हैं। क्या क्या बात इसकी, क्या बात है इसकी कि पंजाब की हेजेमनी के खिलाफ जो है हमने एक पोजीशन ली हुई है, असूली पोजीशन ली हुई है, छोटे सूबों के लोग हमारे साथ हैं। दैट इज द रीजन कि खालिद मकसी साहब को इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। बट मूविंग फॉरवर्ड, इसमें रिजेक्ट तो करना ही था, इसके साथ ये भी है कि ये कहा गया है कि हम इस डिसीजन, ये एक माइनॉरिटी डिसीजन को हम रद्द करते हैं, और जो मेजॉरिटी डिसीजन है 4/3 का, जिसमें 2 पिछले जजेस को साथ मिला के, मंसूर अली शाह साहब को और जस्टिस अतर बेनल्ला को मिला के, ये कह रहे हैं कि वो जो मेजॉरिटी डिसीजन बनता है उस मेजॉरिटी डिसीजन को हम सपोर्ट करते हैं। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक बात की बताऊं कि जब 9 मेंबर बेंच बना, जो 9 मेंबर बेंच डिसॉल्व हो गया, उसने अपने आप को खुद डिसॉल्व किया, और उसके बाद चीफ जस्टिस के ऊपर फैसला छोड़ दिया ऑन 27 फरवरी, और नया बेंच बना। तो अगर ये 9 मेंबर बेंच ना टूटता तो डिवीजन क्या होती, 5/4। डिवीजन तो फिर भी यही होनी थी, बिकॉज जो फाइनल डिसीजन आपके सामने आया वो 3/2 का था।
جب اس میں سے 2 ججز نے ریکیوز کیا یا ان کو چیف جسٹس نے الگ کر دیا اور نئے بینچ کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا، تو وہاں پر ایک طرح سے انہیرنٹ ایک بارگین اور ڈیل ہوئی کہ 2 ایسے جج صاحبان جن کے اوپر پی ایم ایل این کو شدید احتراز تھا وہ الگ ہو گئے اس بینچ سے کیونکہ ان کے اوپر احتراز تھا، اور 2 اور ایسے جج جو کہتے تھے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، سو موٹو ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو سننا ہی نہیں چاہیے، یہ تو ہائی کورٹ سن رہی تھیں، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اینڈ بلا بلا بلا، تو ان کو بھی اس بینچ سے الگ کر دیا گیا۔ اگر یہ سب نہ ہوتا، نہ وہ 2 ججز الگ ہوتے جو اس کو سپورٹ کرتے تھے سو موٹو کو، نہ یہ 2 ججز جو سو موٹو کے خلاف تھے یہ اسے الگ ہوتے، تو ٹوٹل اسٹرینتھ 9 تھی، اور اگر وہ فیصلہ کرتے تو یہ 5/4 کا ڈیسیشن ہوتا۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں بیکاز یہ پوائنٹ کہیں آپ نے میڈیا میں نہیں دیکھا ہوگا، اللہ میڈیا کے حال پہ بھی بہت زیادہ رحم کرے، لیکن بہرحال اس پوائنٹ کو بنایا گیا۔ لیکن یہ جو نیشنل اسمبلی کا ریزولوشن ہے یہ یہی نہیں رکا، اس میں ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ کام یہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم 3 ممبر بینچ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم 4/3 کو سپورٹ کرتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ بڑا زبردست ہے، ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں، اسے ہم افرم کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار عشرت علی نے جو سرکولر ایشو کیا قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کی وضاحت کرنے کے لیے، اس کو ریجیکٹ کیا کرنے کے لیے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، وہ ایسا سرکولر بالکل ایشو نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد جو 6 ممبر بینچ نے جو فیصلہ کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ قرار دینے کے لیے، ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آپ ان ریزولوشن کو غور سے پڑھیں کہ کسی انتہائی احمقانہ طریقے سے یہاں پر پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں یہ ریزولوشن پاس کرنے والے لوگ جنہوں نے اس کاغذ کے اوپر سائن کیے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر سپریم کورٹ پاکستان کو یہ بتانے کی کہ اصل قانون کیا ہے اور قانون کی اور آئین کی تشریح کیا کرنی ہے، اس کا رائٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی نے یہاں پر اس ریزولوشن سے لے لیا ہے۔ حالانکہ جو ڈسٹریبیوشن آف پاورز ہیں وہ یہ ہیں کہ لیجسلیٹو قانون سازی کرے گی، اس قانون سازی کی امپلیمنٹیشن ایگزیکٹو کرے گا، اور اگر اس کی ایگزیکٹو قانون سازی جو ہوئی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں کرتا، وہ صحیح کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے خلاف جو کیسز ہیں وہ جوڈیشری کے پاس جائیں گے، اور جوڈیشری یعنی سپریم کورٹ جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ پھر تشریح کرے گی، انٹرپریٹیشن کرے گی، اور وہ ایک ججمنٹ اور اسیسمنٹ کرے گی کہ جو قانون بنایا گیا تھا کیا اس قانون جو ہے اس کی صحیح اپلیکیشن ایگزیکٹو نے کی ہے۔ یہاں جو لیجسلیٹو باڈی ہے جس نے پرائے وہ خود سے سپریم کورٹ کو یہ بتا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں ان میں سے کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ ٹھیک ہے، اظہر من اللہ صاحب کا، جسٹس منصور احسان صاحب کا فیصلہ ٹھیک ہے، بالکل ہم اس کو اسٹیمپ کرتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ٹھیک ہے، ہم اس کو اسٹیمپ کرتے ہیں۔ 3 ممبر بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ 6 ممبر بینچ کا جو فیصلہ ہے ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور رجسٹرار کے فیصلے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ احمقانہ صورتحال ہو نہیں سکتی، بٹ پاکستان کی صورتحال بدقسمتی سے کچھ اسی قسم کی ہے۔ اب اس کے اوپر چلیں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کا جو اریسٹ ہوا ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اسی پیراہے کے اندر اسے اگر آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور کو ایک عدالت سے گرفتار کیا گیا گزشتہ 2-2.5-3 ہفتوں سے، جب سے زمان پاک کے اندر ایک سٹینڈ آف کیا تھا تحریک انصاف کے ورکرز نے اگینسٹ دی پنجاب پولیس اینڈ رینجرز، اس کے بعد سے پولیس علی امین گنڈا پور کے لیے چھاپے مار رہی ہے اکراس دا کنٹری، پہلے پنجاب پھر خیبر پختونخوا، اور وہ مسلسل بیلز کروا رہے ہیں۔ بیل کروا کے وہ ایک راہداری اور سیف پیسج لینے کے لیے ایک ہائی کورٹ کے ڈویژنل جو بینچ ہے جو اس کی لوکل ہائی کورٹ کی برانچ ہے وہاں وہ پہنچتے ہیں، جہاں پر جو پولیس کا ڈی پی او ہے وہ یہ اصرار کرتا ہے کہ مجھے اوپر سے بڑا سخت پرابلم ہے، مجھے بڑا سخت حکم ہے، مجھے ہر صورت گرفتار کرنا ہے۔ کس چیز میں گرفتار کرنا ہے اس کی وضاحت دینے کی وہ کوئی ضرورت نہیں سمجھتا۔ کسی اخبار کے اندر ابھی تک یہ ایکسپلینیشن نہیں آ سکی ہے کہ ڈی پی او نے، اور اس کی اہمیت بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کے اوپر بہت سی ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، اور علی امین گنڈا پور مسلسل ان ایف آئی آرز کے اوپر بیل حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ پھر بھی پولیس نئی ایف آئی آر درج کر رہی ہے۔ یہ پاکستان کے اندر اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کسی مہذب دنیا میں، کہ پولیس جب چاہے ایک نئی ایف آئی آر درج کر لے۔ پاکستان میں پولیس جب چاہتی ہے اس کے 10 یا 15 یا 20 ایف آئی آرز میں بھی کوئی بیل لے لیتا ہے، وہ ایک 16ویں ایف آئی آر اسی وقت نکالتے ہیں 5 منٹ فیصلہ کر کے، اس میں کچھ مدعی ڈالتے ہیں، اس میں کوئی لوگ ڈالتے ہیں، وہ مدعی بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں، ایویڈنسز بھی ان کی اپنی ہوتی ہیں، ایک جعلی ایف آئی آر تیار کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جو ہے کسی کو گرفتار کرنے کے لیے دوبارہ پہنچ جاتے ہیں، پھر عدالتیں ان ایف آئی آرز کو کوش کرتے ہیں۔ جو کرمنل جسٹس سسٹم اور عدالتوں کا بہت بڑی پاکستان میں کمزوری ہے کہ جب پولیس ان کے سامنے اس قسم کی جعلی ایف آئی آرز جو آن دا فیس آف اٹ پرائما فسائے نظر آتا ہے کہ میلا فائڈے ہیں، جعلی ہیں، کبھی بھی عدالتوں نے ایسے ڈی پی اوز کو، سپرنٹینڈنٹ پولیس کو، جو ان کے اور آفیسرز ہیں، جو جونیئر آفیسر ہیں، سینئر آفیسر ہیں یا آئی جی پی ہیں جن کی جو ریسٹرکشن ہوتا ہے، عدالتوں نے ان کو کوشچن نہیں کیا، ان کو پنش نہیں کیا۔ عدالتیں میکسیمم یہی کرتی ہیں کہ بہت وقت ضائع کرنے کے بعد ایک ترلا منتا گروپ کے طور پہ لوگوں کو
रिलीफ देके उनको बेल दे देती हैं, और वकला भी पाकिस्तान के इतने बेहस हैं कि वो कहते हैं कि अदालतें रिलीफ दे रही हैं। पाकिस्तान के 90% जो वकला हैं उनकी तमाम तर प्रैक्टिस जो है वो जमानत के खिलाफ या फिर स्टे ऑर्डर की, या वो लोगों को जमानत दिलाते हैं, कहते हैं अदालत ने रिलीफ दे दिया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जनाब, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और दूसरा ये है कि स्टे ले लेते हैं, किसी के जायदाद का मामला है, किसी का क्या मामला है, उसमें स्टे देते हैं, वो स्टे मुद्दतों महीनों चलता रहता है। जैसे मैंने आपको एक पिछले व्लॉग में बताया था कि अमेरिका के कोई तकरीबन 70 डॉक्टर्स ने $100,000 प्लस पूल करके $7 मिलियन इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में उन्होंने इन्वेस्ट किए, जिसका उनको इक्विटी मिलना था रिटर्न। जब वो वापस आया मौका, उसने इक्विटी पे रिटर्न नहीं दिया। जब उन्होंने उसको खिलाफ केस करने की कोशिश की, या उसको पिटिशन किया, या उसके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की, तो उन्होंने अदालत में जाके उस हॉस्पिटल ने स्टे ले लिया, और अल्लाह खैर सलाह वो स्टे आज तक खत्म नहीं हुआ। सो पाकिस्तान की जो सारी लीगल प्रैक्टिस है वो यह जमानत की है, यह स्टे की है, और अदालतों ने कभी दोनों चीजों की सरजनश नहीं की, उसके रास्ते में आए। तो ये अली अमीन गंडापुर वाला भी एक जोक है। और असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर जो एक पूरा जो टीम मामूर थी उसके वो सिक्योरिटी हेड भी हैं, लेकिन वो जो मेन स्टैंड ऑफ हुआ लाहौर के अंदर कई दिन का, और जिसका एक इंतहा दर्जे का स्टैंड ऑफ 24 घंटे का हुआ, उसकी प्रिंसिपल जो टीम है, उसकी जो प्रिंसिपल ह्यूमन रिसोर्स है, उसको प्रोवाइड करने में अली अमीन गंडापुर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और अली अमीन गंडापुर को एक सजा के तौर पे टारगेट किया जा रहा है। ये और बात है कि तहरीक इंसाफ वाले ट्वीट करके कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करना चाहते हैं। मे बी दैट्स ट्रू, बट जो मेरे कानों में पुलिस से पता चला था वो ये है कि गुस्सा इस चीज का है कि अली अमीन गंडापुर की एक एग्जाम्पल सेट करनी है, बिकॉज अली अमीन गंडापुर ने रेजिस्ट किया, और अली अमीन गंडापुर ऐसे लोगों को लेकर आए जिन्होंने इंतहाई महारत से और बहादुरी से इमरान खान का दिफा किया लाहौर में, जमान पार्क में, अलॉन्ग विद मुराद से। अब आ जाए इस सारे सर्कमस्टेंसेस के अंदर, आप देखते हैं कि आप ये तो सुन चुके हैं, मैंने आपको भी कहा, आप खुद भी सुन चुके होंगे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो है वो कल प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है, जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि इस इजलास में एक सिक्योरिटी का एक्सक्यूज बनाने की कोशिश की जाएगी, और यूं पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की अफवाज को आमने सामने खड़ा करने की एक साजिश या एक कोशिश जो है वो हो रही है। इसी पैराहे के अंदर कॉन्टेक्स्ट में आपको ये समझना है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल पे अचानक नमदार होना, और वहां वो एक उसकी वीडियो इशू की है ISPR ने, जिसको पीटीवी की, अगर आप ट्विटर पे जाएं, पीटीवी ने उसको ट्वीट भी किया है, वो 1-1.5 मिनट की वीडियो है जिसपे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब लाइन ऑफ कंट्रोल पे वॉक कर रहे हैं बड़ी स्मार्टली। फिर उनके साथ और जनरल जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, फिर वो एक जगह खड़े होते हैं, और वहां पर एक और ऑफिसर जो गालिबन कमांडर 10 कोर होंगे, वो कमांडर, क्योंकि ये जो 10 कोर है, जो रावलपिंडी का जो कोर है, यही इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेच करती है रावलपिंडी से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक, कश्मीर तक। कश्मीर पूरा जो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वो इसी कोर की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, और यही बॉर्डर को भी मैन करती है विद इंडिया। तो वहां पे उनको खड़े होकर एक ब्रीफिंग भी दे रहे हैं, और एक पूरा हाथ का एक टिपिकल वीडियो है। अगर आप 5 साल पहले भी वीडियो देखें, 10 साल पहले भी देखें, 7 साल पहले भी देखें, 2 साल पहले देखें, तो इसी किस्म की आपको एक वीडियो मिलती है जिसमें एक ऑफिसर बड़ी मुस्तैदी से हाथ हिला के इस तरह करके दूर बॉर्डर जो है वो दिखा रहा है, और ये बताने की मतलब कोशिश की जा रही है। और उसके बारे में फिर एक आती है कि उन्होंने अफवाज की प्रिपेयर्डनेस जो है उसका उन्होंने जायजा लिया, और उनको बताया गया कि अफवाज जो है बड़ी जबरदस्त प्रिपेयर्ड है। फिर अल्लाह अकबर के नारे मारे जाते हैं। सो ये वीडियो में सिर्फ फर्क ये है कि इसमें आप जनरल आसिम मुनीर आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले ऐसी कई वीडियोज हैं जिसमें आपको जनरल सॉरी जनरल कमर जावेद बाजवा, पिछली वीडियोस में आपको खड़े हुए जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो नजर आते हैं, और उससे पहले आपको राहील शरीफ नजर आते हैं। एक किस्म की वीडियो जो है वो इशू कर दी जाती है। क्योंकि कभी भी किसी ने इन वीडियोस को और इस पूरी स्टेटमेंट को क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने ये सवाल पूछा ही नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इन द बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर 21st सेंचुरी, जो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो बेअक्सर तब्दील हो चुका है। आज ये नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एसेंशियली एयरफोर्स ड्रिवन है। ये छोटे छोटे जो आपकी जो एयर कैपेबिलिटी, एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, गनशिप हेलीकॉप्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ये नेवल वॉरफेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। और सबसे बढ़ के जो मसलसल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, वो आपकी इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस जो कैपेबिलिटीज हैं उसके ऊपर कंटिंजेंट है। और यहाँ पर हम अब हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत कमजोर हैं। भला पूछें क्यों? हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी अपने जर्नलिस्ट का ताकुब करने, उनकी पॉलिटिशियंस का ताकुब करने, उनकी ऑडियो वीडियो बनाने, उनको ट्रैक करने में लगी हुई है, उनको इंटेरोगेट करने में लगी हुई है, पुलिस को कंट्रोल करने में लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में लगी हुई है, सियासी जमातों को कंट्रोल करने में लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने में लगी हुई है।
जब एक पूरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की बहुत ज्यादा एनर्जी और उसका फोकस और उसकी जो प्रिंसिपल और प्रीमियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त, वो बेसिकली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को मैनेज करना है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना, वहां काउंटर मूव्स करना, उसके लिए इनिशिएटिव्स देना जो है, वो हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की कितनी एक कैपेबिलिटी जो है वो उसमें बच गई होगी। जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान की, वो एयर फोर्स है, वो नेवी है, वो एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी, डिफरेंट किस्म की एयरबोर्न कैपेबिलिटी है जिसमें ड्रोन्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद फिर सबसे मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस जो इंपॉर्टेंट है वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस कम्युनिटी है। और ये जो हमें वीडियोस दिखाई जाती हैं, तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि बड़ी फौज के जनरल जो हैं वो खड़े होकर पहाड़ों की तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ एक दुश्मन है, ये बिल्कुल एक रिडंडेंट फरसुदा कॉन्सेप्ट है। इसकी असल में इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मीडिया ने, दानश्वरों ने इसको क्वेश्चन किया ही नहीं है, किसी ने पूछा ही नहीं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, इसलिए ये कहानी इसी तरह से चल रही। अब आ जाती है बात इस चीज की, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, एक दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो बॉर्डर पे चले जाते हैं, वहां से वीडियो इश्यू हो जाती है, वहां जाके उन्होंने ये भी कहा है कि हम कश्मीर के कॉज के लिए खड़े हैं और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस पे हम अमल दरामद करवाएंगे और कश्मीर के लोगों के साथ हम खड़े हैं। मुझे किसी ने एक टेक्स्ट भेजा, इससे पहले ही भेज दिया था वैसे, इसके जो रिस्पॉन्स में नहीं भेजा, मुझे किसी ने टेक्स्ट भेजा, किसी मकबूजा जम्मू कश्मीर से किसी शख्स ने किसी अपने फ्रेंड को एक टेक्स्ट भेजा, उस फ्रेंड ने मुझे वो टेक्स्ट फॉरवर्ड किए, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता, लेकिन अभी मेरे सामने नहीं है, जिसमें उन्होंने लिखा कि गालिबन जनवरी 2023 में 5th जनरेशन इंटरनेट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में रिलीज कर दिया गया है। उससे पहले भी इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत बेहतर थी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, मासवाई उस डिस्ट्रप्शन के जो हुई थी 2019 में। और उस शख्स ने आगे से ये लिखा कि जब मैं पाकिस्तान आया था तो मैंने देखा कि पाकिस्तान पूरे में ही जो इंटरनेट की फैसिलिटी है उससे जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट की फैसिलिटी बेहतर है। और आज़ाद कश्मीर जब उन्होंने ट्रैवल किया तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो 2G किस्म का इंटरनेट है और बहुत ही बुरी इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं और टेली कम्युनिकेशन सिस्टम भी ठीक काम नहीं करता। लेकिन फिर उसके आगे उन्होंने लिखा कि लेकिन उसके बावजूद हमने हमेशा प्राइड ये की, हमारा फख्र ये था कि पाकिस्तान में हमें फ्रीडम का एहसास होता है और हमें ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर के अंदर फ्रीडम का एहसास नहीं होता। फिर उन्होंने लिखा कि अब पाकिस्तान के अंदर से भी फ्रीडम का एहसास खत्म हो गया है, अब पाकिस्तान को देख के हमें लगता है कि पाकिस्तान भी हमारी ही तरह एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी। तो जान साहब कुछ भी फरमा रहे हो लाइन ऑफ कंट्रोल में, जान साहब जो भी फरमा रहे हैं, इसका सारा नैरेटिव जो है वो कोलैप्स कर गया है। इस वक्त इनकी विजिट की सिग्निफिकेंस ये है कि क्या एक एविडेंस बनाई जा रही है, क्या एक केस बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी के खदशात हैं, जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जरिए ऑर्केस्ट्रेट किया जाएगा पीडीएम की हुकूमत को दवाम बख्शने के लिए और पीडीएम की हुकूमत को ये जवाब प्रोवाइड करने के लिए कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का 4 अप्रैल का फैसला आने के बाद से मुसलसल जो 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 डिफाइंस स्टैंड है कि हम इस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज फैसला ही सुप्रीम कोर्ट ने गलत कर दिया है, ग्राउंड रियलिटीज भी नहीं है और लीगली भी गलत कर दिया है। अब इसमें दो किस्म की मतदाद ओपिनियन पाई जाती है, एक तो वो प्रेडोमिनेंट ओपिनियन है जिसको आप मसलसल देख रहे हैं, जिसको सोल्जर स्पीक भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ओपिनियन लगता है खासी उसमें जान है कि यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पीडीएम के साथ खड़ी है और दोनों मिलकर की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन पाकिस्तान में ना हो, और वो कोई भी ऐसी चीज पे रुकेंगे नहीं, खा उनको इमरजेंसी लगानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाने। एक दूसरा व्यू भी है जो मुझे मिलता है, एक ज्यादा पॉजिटिव व्यू है, वो व्यू ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत डिवीजन है और वहाँ फैसला यही है बाय एंड लार्ज कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ नहीं जाना है और हमने सुप्रीम कोर्ट को कन्फ्रंट नहीं करना है। ये एक माइनॉरिटी किस्म का व्यू है, जो ग्राउंड में जो कुछ हो रहा है, जो मैंने आपको बताया, उसको देख के वैसे लग नहीं रहा कि ये पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट जो है ये सही है। इसमें लग यही रहा है कि जो सोल्जर स्पीक इंडिकेट कर रहे हैं वही सही है। लेट्स सी कल के दिन में एक बड़ा क्रूशल टेस्ट होगा, ये लिटमस टेस्ट है। कल के दिन जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद ये ऐलान किया जाता है कि जो टॉप लीडरशिप आई है नेशनल सिक्योरिटी की, उसने आके कहा कि हाँ मुल्क के हालात अच्छे नहीं है और इलेक्शन नहीं हो सकते? तो कल रात तक या कल दोपहर तक हमें वेट करना पड़ेगा, यहाँ हमें पता चलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी है या इस्टेब्लिशमेंट ने कोई अक्लमंदी का फैसला कर लिया। थैंक यू।